नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। यूपी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए 10 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक कर दिया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। परिवहन निगम की बसों को प्रदेश से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए 4 मई प्रातः 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने 10 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक कर दिया है। हालिया जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक सभी कार्यालयों में 50% से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति को मान्य किया गया है, जिन्हें अलग अलग शिफ्ट में कार्यालय बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के निर्देशों के मुताबिक घर पर रहकर ही काम करने को प्राथमिकता दी जाए। नई गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाए, जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सैनिटाइजर के प्रयोग और मास्क के प्रयोग को अनिवार्य रूप से लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आवश्यक दवा, सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना, बीज, खाद की दुकान और गेहूं क्रय केंद्र, इन सभी को छोड़कर शेष प्रतिष्ठानों के बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में रहने की ही हिदायत दी गई है। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज और निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए मरीजों से अवैध धन वसूली और कोरोना मरीज के शव के साथ छेड़छाड़ के मामले में जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित की है। जल्द ही यह जांच कमेटी जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के एवज में मरीजों से अवैध धन वसूली और कोरोना मरीज की मौत के बाद शव के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर मथुरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित की है। इस मामले में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षा जैन और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार को जांच अधिकारी नामित किया है। इन दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे प्रकरण को लेकर ये समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अपील की है कि किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल और किसी संस्था कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति को लिखित या मौखिक साक्ष्य और बयान देना हो तो वह कलेक्ट्रेट स्थित नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में 7 मई को 11 बजे तक उपस्थित होकर दे सकते हैं। मथुरा में जिला अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर इलाज के लिए एक महिला तड़पती रही, मगर डॉक्टरों ने उसे इलाज तो दूर देखने तक की जहमत नहीं उठाई। कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता। भले ही सरकार लाख दावे करे कि हर मरीज को सरकारी अस्पताल में समय से इलाज मिल रहा है, लेकिन आज हमारे कैमरे में कैद ये तस्वीरें उस सरकार के सच को झूठ साबित करती दिखाई दे रही हैं। मथुरा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर तड़पती इस महिला की तस्वीरों के द्वारा ये महिला शीला देवी, जो कि नीम गांव के पास पेहड़े गांव की रहने वाली है, जिसके परिजन आज उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए लाए थे। क्योंकि उसे काफ़ी तेज़ घबराहट हो रही थी, जिससे उसे बेचैनी के कारण यहाँ भर्ती कराकर इलाज कराना चाहते थे, मगर जैसे ही उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा के बाहर लाया गया तो चिकित्सकों ने उसे इलाज तो दूर परिजनों के अनुसार देखने की भी जहमत तक नहीं उठाई, जिससे वो यहाँ ज़मीन पर पड़े पड़े 2 से 3 घंटे तड़पती रही। मगर डॉक्टर ने इलाज करने की बजाय परिजनों से साफ कह दिया कि यहाँ भर्ती नहीं किया जा सकता, इसे घर ले जाओ। कौन सा देखा खाएगा गाने बेचारा मरेगा, एक लेडीज मर गई आला। अरे जिनकी तबीयत खराब हो गई तो वो तो मरेंगे मरेंगे। मोदी तुम्हें मानना दे रहा है तू, मैं झूठे चल रही क्या नितनी तो करी घबरा रही है, देखे बिना रहे मजा मस्त रह रही। यहाँ से कॉल लेके मैंने तुम्हें भेजा है, गाल कह देना कि ना पिला जा रही। किसने कही थी तुमसे? किसने कही थी? गाल कही तुम ये नहीं कह रही थी हम तो अपने घर ले जा रहे हैं। कर ले जा रहे, तुम देख रहे ना तो का करें हम? मरीज जाते निकल के जा रहा, मर रहा मरीज, अपने मजा मस्त रह रहे हैं। तुम्हारे का मरे ना पता पड़े ही तुम्हें। मजा मस्ती बना रहे। जिससे शीला के परिजन बार बार दुहाई देते रहे, मगर डॉक्टर ने किसी की नहीं सुनी। जिसके बाद परिजनों ने साफ कहा कि घंटों तक इलाज नहीं मिला है और एक महिला बेचैनी के कारण घंटों तक अस्पताल के अंदर जमीन पर तड़पती रही, मगर ये धरती के भगवान उस पर किसी भी तरह से तरस खाते दिखाई नहीं दिए, जिससे यही लगता है कि सरकार के दावे और कैमरे की सच्चाई दोनों कहीं भी मेल खाती दिखाई नहीं देती हैं। हाँ, तो यहाँ पे भर्ती नहीं कर रहे हैं? कोई ना कर रहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मेरा ले जाओ घर ले जाओ यहाँ पे। तो कितनी देर होगी तुमको यहाँ पे आए हुए? 2-3 घंटा है गए। 2-3 घंटा से ऐसी तड़प रही है ये? क्या नाम है इनका? इनका क्या नाम है इनका? शीला देवी। भर्ती ना कर रहे हैं यहाँ से? क्या कह रहे हैं ये?
घर भी ले जाओ। यहाँ कोई उपचार नहीं मिल रहा तुम्हें? कब से आई है यहाँ पे? 2 घंटा से तड़प रही हैं ऐसी। यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण समेत उनके परिवार के 11 सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सहित उनके परिवार के 11 सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनको उनके परिवार के सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके व उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर निगाह बनाए है। गौरतलब है कि कोरोना पूरे विश्व के साथ साथ कान्हा की नगरी में भी हाहाकार मचा रहा है। कोरोना का कहर के चलते जनपद मथुरा भी अछूता नहीं है। अभी तक तो कोरोना की चपेट में स्वास्थ्य कर्मी आ रहे थे, लेकिन अब इस कोरोना ने मंत्रियों को भी अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ ही उनकी पत्नी ममता चौधरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। ममता चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। साथ ही उनके परिवार के 11 सदस्य कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। देखिए, आज हमारे जनपद मथुरा में 383 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से कि छाता क्षेत्र के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री जी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके घर से 11 लोग अन्य लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। किस तरीके से उपचार था? देखिए, उनका होम आइसोलेशन में है सभी, और सभी को आवश्यक दवा उपलब्ध करा दी गई हैं, और बाकी का वो अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे हमारे। क्या स्थिति है? अभी ठीक है, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में बने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्ट्रेट के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक की। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बने एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 गाइडलाइन और संक्रमित हो रहे लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसे लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, मथुरा जनपद में चाहे सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हों, वे तत्काल पहले मरीज को इलाज दें ताकि मरीज की हालत को सुधारा जा सके। साथ ही डीएम नवनीत सिंह चहल को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ये भी निर्देशित किया है कि मथुरा जनपद में सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल अगर मरीज को भर्ती नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। ये महामारी है और इस महामारी से जनता को बचाना ये सरकार की प्राथमिकता है। तो कोविड गाइडलाइंस हैं, मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से कि लोग उन गाइडलाइंस का पालन करें, गर्म पानी का सेवन करें, मास्क हमेशा लगा के रखें, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, दवाई, कड़ाई, सफाई, ये सब चीज़ों का हम लोग अनुपालन करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन मथुरा को कि अब हम लोग 20 तारीख को यानी कि 20 मई से हमारे मथुरा ज़िले की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो 15 से 20 टन है और 20 मई तक हमारे यहाँ लगभग 9.5-10 टन के हमारे प्लांट चालू हो जाएंगे। तो मथुरा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर रहेगा। आगे भी हमारा जिला अस्पताल में भी 15 से 20 दिन के बाद भी अपना प्लांट चालू हो जाएगा। तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उसमें सब लोग मुस्तैदी से जुड़े हुए हैं। कोविड कमांड सेंटर बेहतर तरीके से काम करे, ये भी मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। जो भी कमांड सेंटर की रिकमेंडेशन है उस पर हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिशन मिले। अगर कहीं कोई हॉस्पिटल लापरवाही करता है, प्रशासन लापरवाही करता है, तो हमने डीएम को आदेश दिए हैं कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। कोई भी पेशेंट अगर घर से आ रहा है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल में इलाज मिलना चाहिए। जिला अस्पताल की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, उसमें हमने जिलाधिकारी को कहा है कि वहाँ की निगरानी तुरंत करें, वहाँ की साफ़ सफाई ठीक हो। एक नोडल वहाँ एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है। एसडीएम पर डे वहाँ की रिपोर्ट जिलाधिकारी को देंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से वह रिपोर्ट शासन को पहुँचेगी। तो जहाँ पर भी कहीं लापरवाही है ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, लेकिन सब लोग, अधिकतर लोग मुस्तैदी से अपने काम में जुटे हैं और हम सब की मिलकर कोशिश है कि इस महामारी से अपने लोगों को कैसे बचाया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल, हमारी जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच,
और महंगाई तो चली रही है, महंगाई से तो परेशान है ही लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। एक तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर सब्जी बेच के बच्चा निकाल रहे हैं। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गांव जैत में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ग्राम प्रधान और उसके पति ने गांव में सैकड़ों समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। वृंदावन कोतवाली के गांव जैत में चुनाव आयोग के आदेश और कोविड-19 के गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। गांव जैत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके पति ने सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ विजय जुलूस निकाला, जबकि पंचायत चुनावों में जीत का जश्न और विजय जुलूस निकालने पर चुनाव आयोग ने पूर्णतः रोक लगाई थी। उसके बावजूद भी ऊंची रसूख के चलते नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उसके पति ने गांव में सैकड़ों समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को खुली चुनौती दी है। जुलूस में चल रहे समर्थकों ने कोरोना महामारी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के भारी संख्या में जुलूस में शामिल हुए। यही नहीं, मोटरसाइकिल सवार और आधा दर्जन के करीब गाड़ियों के साथ विजय जुलूस गांव की गलियों में होकर निकाला गया। विजय जुलूस निकालकर सीधे जिला प्रशासन और वृंदावन पुलिस को खुली चुनौती दी है, लेकिन पता नहीं क्यों वृंदावन पुलिस और जिला प्रशासन ने अब तक चुप्पी साध रखी है। वृंदावन के जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए ऑक्सीजन युक्त 83 बेड कर दिए गए हैं। अस्पताल के सीएमएस के अनुसार अब तक 303 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 42 की मृत्यु हो गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा मरीजों के लिए कोविड अस्पताल समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत वृंदावन का जिला संयुक्त चिकित्सालय भी इन दिनों कोविड अस्पताल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 19 अप्रैल से ऑक्सीजन युक्त 54 बेड के साथ कोविड अस्पताल के रूप में शुरू हुए इस जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के साथ ही अब मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 83 बेड कर दिए गए हैं। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एस.के. जैन के मुताबिक उनके अस्पताल में अब तक 303 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 42 की मृत्यु हो गई और 62 मरीज अभी भी भर्ती हैं। अन्य सभी मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। पेशेंट को लेकर हमारे यहाँ जो 19-20 तारीख से हमारा ये चालू हुआ था और उस टाइम हमारे यहाँ करीब 54 सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के बेड थे और उसको अब हम लोगों ने बढ़ाकर 53 बेड कर लिए हैं। और आज की डेट में हमारी जो व्यवस्था है उसमें जो में मरीज भर्ती हैं वो अच्छी कंडीशन में है। 2 मरीज जो हैं आज की डेट में थोड़े से सीधे चल रहे हैं, जिनको हम लोग बाईपास मशीन पर अब रखेंगे। डॉक्टर साहब, अब तक कितने मरीज आपके हॉस्पिटल से सही हो जाते हैं? 19 तारीख से अब तक हमारे यहाँ 303 मरीज भर्ती हुए थे और उसमें से करीब हमारे हॉस्पिटल में जो कि बहुत गंभीर स्थिति में आए थे, जिनको कि हमारे अस्पताल में नहीं रखना था, जहाँ पर कि वेंटिलेटर पर रखना था, मगर उनको हम लोगों ने भर्ती किया और उसमें से काफ़ी मरीजों को हमने सही भी किया, मगर उनमें से करीब 42 मरीजों की डेथ हमारे यहाँ 19 तारीख से अब तक हुई है और 303 में से 42 मरीजों की डेथ हुई है। बाकी सब सही होकर चले गए हैं और आज की डेट में हमारे पास में 62 मरीज भर्ती हैं। जिला पंचायत चुनावों की मतगणना के बाद बुधवार को मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए गए। यहाँ सभी प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। मथुरा जिला पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य अपने अपने प्रमाण पत्र लेने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां सभी प्रत्याशियों के चेहरों पर खुशी की लहर साफ दिखाई दे रही थी। वहीं कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, उनमें कुछ धांधलीबाजी की जा रही है, जिसके लिए सभी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। देखिए, मुझे तो 2-4 फोन आए कि धांधली कर रही है भाजपा, किसी का प्रमाण पत्र किसी को दे रही है, तो मैं भी आया और लोग भी आए और सभी यहाँ सदस्य इकट्ठे हैं, तो अब क्रम से मिल रहा है। हमारे 5, 6 नंबर और 7 नंबर वालों को मिल चुका है। जैसे हमारे क्रम पे आते जा रहे हैं सदस्य, सबको मिलेगा, लेके ही जाएंगे यहाँ से। हरियाणा के फरीदाबाद में 18 साल से ऊपर वाले लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। टीकाकरण केंद्र पर युवा बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण यानी 18+ का टीकाकरण जोरों शोरों पर है। टीकाकरण के प्रति युवाओं का ऐसा रुझान देखने को मिला। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में युवा बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। 18 साल से ऊपर की आयु के युवाओं में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के प्रति जोश दिखाई दिया। अब 18 साल से 45 साल के
उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में शामिल किया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन इंचार्ज डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे ने बताया कि रोजाना यहां पर करीब 150 युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। सभी युवा काफ़ी जागरूक हैं, सभी में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है। हमने जैसे कि आपको बताइए होगा कि 2 तारीख से यहाँ पे मूलचंद साहब जी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था। 18 से 44 साल के जो युवा हैं उनकी वैक्सीनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। डेली हम लोग करीब 150 लोगों को रोज़ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ युवाओं का ऐसे भी कहना है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन जब पहुँचते हैं लेने तो नहीं मिल पा रही है, कुछ ऐसी चीज़ें भी शिकायतें आ रही हैं, किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं उनको? जो कैसा है, इसका जो प्रोसेस बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी युवा जो है 18 से 44 साल के बीच में वो पहले सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेगा ऑनलाइन। उसके बाद में उसको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही वो यहाँ पे आएगा तो ही हम उसको वैक्सीन लगा पाएंगे, अदरवाइज़ उसका पोर्टल पे नाम नहीं चढ़ पाता है। हमारे एंड पे हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि अभी आज की तारीख में बहुत कम युवा लोगों को वैक्सीन लगी है, तो उस पोर्टल पे हर व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करता है। जब ज़्यादा लोग एक साथ काम करेंगे इसके ऊपर तो जितने लोगों अब देखिए कि मान लो कि बहुत सारे लोग पोर्टल पे इसके लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्लॉट तो सिर्फ 150-200 का है, तो सिर्फ इतने लोगों को काम हो पाएगा, बाकी लोगों को तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से तो परेशानी शुरू में आएगी। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में आज एक बार फिर अपराधियों के बुलंद हौसले का नजारा सामने आया है, जहां करीब आधा दर्जन युवकों ने एक सब्जी बेचने वाले युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। एक और जहां देश और प्रदेश में कोरोना मामलों को लेकर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहीं बल्लभगढ़ में अपराधियों के हौसले इन हालातों में भी बुलंद हैं। आलम यह है कि अपराधी दिन दहाड़े सरेआम और पुलिस की मौजूदगी में लोगों पर हमला कर देते हैं, उनके साथ वारदातों को अंजाम दे देते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में देखने को मिला, जहां अज्ञात कारणों के चलते लाठी डंडों से लैस करीब आधा दर्जन युवकों ने सब्जी बेच रहे एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें सोहेल नाम के युवक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर मुस्तैद नरेंद्र नाम के सिपाही ने जांबाजी दिखाते हुए हमलावरों में से एक को मौके पर ही धर दबोचा और उससे पूछताछ के लिए थाना आदर्श नगर के हवाले कर दिया। वहीं घायल युवक सोहेल को प्राथमिक उपचार और डॉक्टरी जांच के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भिजवाया गया है। अभी तक इस वारदात के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पता नहीं, मैं तो अपनी सौदा बेच रहा और आन के है ना खाम मारने लग गए अचानक। कोई आपकी पुरानी रंजिश है किस बात को? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आते आप मुझको मारने लग गए। कम से कम 3-4 जने। हाँ। पैरों में लाठी और मारी है। क्या सामान था उनके पास? उनके पास डंडे वंडे। एक दुकान में छोटा बच्चा सब्जी बेच रहा था, 3-4 बंदे आए, उस बंदे को लठोए मारे थे। तो क्या वजह रही है इस प्रकार बीच मंडी में इस प्रकार लाठी डंडे से हमला किया है, क्या था? ये तो अभी हम उस बंदे को थाने में ले जाए, पता चलेगा भाई क्या बात थी, क्या झगड़ा था। कितने लोग थे जिन्होंने इसका हमला किया? ये हमला किया 3-4 बंदे थे। एक को मैंने पकड़ कर पुलिस थाने में भेज दिया है, वो जाकर उनको पता करेंगे भाई वो कौन बंदे का नाम है, कहाँ का रहने वाले, क्या बात थी, ये बात है। लड़का है वो इस टाइम कहाँ पर है? वो लड़का हमने हॉस्टल भेज दिया है। लड़का मेरी दुकान पे सब्जी बेच रहा था। 4-5 लड़के आए जिनके हाथों में छोटे डंडे ले रखे थे। आते ही उस लड़के को बाहर खींचते के साथ उस पर हमला कर दिया। उसके सिर में पैरों में बहुत ज़्यादा चोट मारी। इतने ही भाई साहब आए नरेंद्र जी, ये उस लड़के के पीछे तक भागे हैं। उनमें से एक लड़का भाई ने पकड़ लिया है, अब पुलिस के हवाले दे दिया है, अपने गाड़ी में बैठा के PCR अब उनको थाने ले गई है। उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। बताई जा रही है कि कैसे क्या ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी रंजिश क्या है, पुरानी रंजिश है। 13-14 साल का बच्चा है, इसकी क्या रंजिश होगी? और वो उन्होंने बयान पे हथियार भी थे तेजधार, और उसके साथ में उन पे लठ भी थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल, जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच। महंगाई तो चली रही है, महंगाई तो परेशान है ये लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर सब्जी बेच के बच्चा निकाल रहे हैं। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे